हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन किसका किसका आया था, देखिए स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया, फायरमैन हो गया। तो ये चारों वैकेंसी पर जो जॉब नोटिफिकेशन डीआरडीओ पर आया है, तो उसी में हम जो टेस्ट सीरीज का जो श्रृंखला चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज नंबर 17 होगा। ओके, और किसका होगा? जीके जीएस का होगा। किसका होगा? देखिए जीके जीएस का होगा। इस वीडियो पे क्या है कि जीके जीएस का भी आ रहा है, देखिए जीके जीएस का भी आ रहा है, इंग्लिश का भी आ रहा है, ओके टेस्ट सीरीज, और उसके बाद मैथ का भी आ रहा है और रीजनिंग का भी आ रहा है। ओके, तो आपको लास्ट तक वीडियो में बना रहना है, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच क्या करना है, शेयर कर दीजिए। क्या है कि आप लोग दोस्तों के बीच थोड़ा कम शेयर करते हैं, तो कोई तो अच्छा दोस्त होगा तो एक दो दोस्तों के बीच आप शेयर कीजिए, फिर वो करेंगे, इस तरह शेयर होते रहेगा। और क्या है, चलिए इससे पहले हम आपको बता दें, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डीआरडीओ में जो क्या है कि जो नए स्टूडेंट है तो उनको थोड़ा जानना जरूरी है ना। देखिए टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन नंबर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से 20 क्वेश्चन जो आएगा, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आपसे जीके जीएस से पूछा जाएगा, और 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से पूछा जाएगा, और रिमेनिंग जो बचा आपको मैथ और रीजनिंग हो गया। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? तो चलिए, तो देखिए कितना महत्वपूर्ण आपके लिए। ओके, और आपको बता दे, देखिए आप यदि ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए एक नंबर आपको दिया जा रहा है, देखिए 75648644 है ना, 4459 याद कर लीजिएगा। 75 है, 7564864459 ये नंबर है। तो इस पर आपको क्या है कि मिनिमम अमाउंट कितना है, देखिए मिनिमम अमाउंट कितना है, मात्र 70 रुपीज़ है। ओके, अभी क्या है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, फिर उसके ठीक है, तो 70 रुपीज़ में आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, आपको क्या करना है, पीडीएफ ले लीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। ओके, तो देखिए किस तरह हम अभी आपको मेहनत पूरा करवाते हैं, तो उतना अमाउंट भी ज़्यादा है नहीं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ले लिए हैं, आप लोग भी यदि नहीं लिए हैं तो ले लीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव है का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासन था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई बोलिए, वीवीआई। आप यदि एसएससी का भी पेपर देते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जयदेव हो गया, ओके जयदेव हो गया, या अर्थशास्त्र के रचयिता हो गया, कौन, कौटिल्य, क्वेश्चन आते ही रहता है। तो इसमें कौन है, देखिए गीत गोविंद के रचयिता, आपसे पूछ देगा गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव है। तो जयदेव का जो संरक्षक है निम्नलिखित में से कौन शासक करता था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब लक्ष्मण सेन। कौन? लक्ष्मण सेन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा दिए हैं, तो उसमें आपको हम बख्तियार खिलजी और लक्ष्मण सेन के युद्ध के बारे में आपको बता दिए हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। यदि आपको पता नहीं होगा, लग रहा होगा कि मध्यकालीन भारत पढ़ा हुआ थोड़ा ज़्यादा दिन हो गया, थोड़ा भूल गए हैं, तो प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप जाके उसको देख लीजिए। और उसी तरह हम आधुनिक भारत भी लाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री भी लाएंगे, फिर एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत भी लाएंगे, और उसके बाद पॉलिटी भी लाएंगे। चलिए, तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासक था, तो लक्ष्मण सेन था। तो लक्ष्मण सेन जो था सेन वंश का शासक था। किस नंबर का राजा था, तो देखिए फोर्थ नंबर का शासक कौन था, लक्ष्मण सेन था। ओके, तो चलिए इनके बारे में कुछ आप देख लेते हैं। देखिए लक्ष्मण सेन था, तो बख्तियार खिलजी आप जानते हैं ना, मोहम्मद गोरी का दो गुलाम था, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक था बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो दास वंश का स्थापना कर देता है दिल्ली में, और दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है 1206 ईस्वी में। और जो जो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। उसके बाद जो बख्तियार खिलजी था वो बंगाल बिहार की ओर प्रस्थान करता है, तो बंगाल बिहार में जाके मतलब पूरा लूट मात मचाता है, नालंदा विश्वविद्यालय को भी जला देता है। ओके फ्रेंड्स, उसमें हम बता दिए हैं वीडियो में, आज भी बता देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक जगह होता है नादिया, देखिए नादिया है ना, तो नादिया में लक्ष्मण सेन उस वक्त निवास कर रहा था। किसमें? नादिया से शासन कर रहा था, बंगाल में नादिया है। तो वहां पे क्या होता है कि जो उसको जो बख्तियार खिलजी था उसको पता चला कि वहां पे सेना बहुत कम रखे हुए हैं। तो उस समय क्या हुआ कि जो कुछ सेना को नगर से बाहर रखा, कुछ अपने साथ थोड़ा सा सेना ले लिया, मतलब अलग अलग विभाजित कर लिया, और किसी तरह वो मतलब बंगाल में प्रवेश किया। ओके, तो उस समय जो
जो तुर्क व्यापारी था वो भारत में जो व्यापार का आदान प्रदान करते रहता था, तो ये क्या था, आम बात था। तो किसी को भनक भी नहीं लगा, मतलब क्या, वो आक्रमण करने आ रहा है बख्तियार खिलजी, और समय देख के आक्रमण कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जो लक्ष्मण सेन होता है, लक्ष्मण सेन वो वहां से भाग जाता है, और बख्तियार खिलजी जो है पूरी तरह जो नादिया को है पूरी तरह तबाह कर देता है। ओके, बहुत सारा धन लूट लेता है। ओके, समझ गए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओके, तो चलिए देखिए, आपको तो पहले ही बता दिए हैं, लक्ष्मण सेन गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। तो शासक किसके संरक्षण में था, तो लक्ष्मण सेन का शासन में, लक्ष्मण सेन का शासन था, और उसके संरक्षण में जयदेव रहता था। उसके बाद देखिए, लक्ष्मण सेन की राजभाषा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई रहते थे। देखिए एक और देख लीजिए, पवन दूत के लेखक कौन थे, तो धोई रहते थे। चलिए, और लक्ष्मण सेन जो था बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ओके, चलिए खारवेल देख लीजिए, खारवेल कौन था आप जानते हैं ना, कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। ओके, जो कलिंग नरेश मतलब कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में, तो वहां का शासक कौन था, खारवेल है। तो खारवेल का शिलालेख भी आप जानते होंगे। चलिए, जैन धर्म से था। उसके बाद देखिए, शशांक के बारे में जान लीजिए, वो गौर के शासक था। ओके, गौर कहाँ, बंगाल में, जिसने बोध गया में जो बोधि वृक्ष था उसको मतलब काट के नदी में फेंकवा दिया था, मतलब उसको नष्ट करवा दिया था। कौन, शशांक। उसके बाद देखिए, गोपाल ऑप्शन में था, तो गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था। चलिए, इतना जानकारी आपको बहुत ज्यादा हो गया जानकारी। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको डाउट क्लियर रहेगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी, तो किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी, तो देखिए आदिल शाह से। क्या, आदिल शाह से। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा शाहजी के बारे में जान लीजिए। देखिए आप शिवाजी का नाम जानते हैं ना, तो शिवाजी, देखिए शाहजी जो थे भोसले शिवाजी के पिता का नाम था। देखिए शिवाजी जानते हैं ना, मराठा साम्राज्य आप पढ़े होंगे, तो शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था, शाहजी भोसले था। और उनकी माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था जीजाबाई। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, मतलब शिवाजी के माता जी का नाम क्या है, जीजाबाई, और पिताजी कौन थे, शाहजी भोसले। और जो शाहजी भोसले थे वो पूना की जागीर आदिल शाह से प्राप्त की थी। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करते हैं, जो शाहजी थे शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर लेते। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो शाहजी थे जो पूना की जो जागीर आदिल शाह से लिए थे, जो वो अपने पुत्र शिवाजी को वो जागीर दे देते हैं, और क्या करते हैं, वो बीजापुर रियासत में नौकरी कर लेते हैं। कौन, शिवाजी भोसले। चलिए आप तो जानते हैं मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था, जो कि तुर्क था और सुन्नी मुसलमान था। क्या, सुन्नी मुसलमान था। कौन था, एक तुर्क था। ओके, तो आपको तो मध्यकालीन भारत में बताया ना, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण 712 ईस्वी में जो सफल आक्रमण किया था, जो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। तो वो कौन था, अरबों। तो भारत पर सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो तुर्कों में आपको आ जाता है मोहम्मद गजनवी पहले आता है, उसके बाद मोहम्मद गोरी आ जाता है, और उसका जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली सल्तनत का स्थापना कर देता है। और दिल्ली सल्तनत में 5 शासक होता है। ओके, वो तो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, और बाबर जो है 1526 ईस्वी में मुगल राजवंश की स्थापना कर देता है। ओके, उसके बाद देखिए, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कंपनी कौन था, पुर्तगाली था। ओके, आप जानते हैं ना कौन, मतलब भारत के जो समुद्री रास्ते का खोज किया था, कौन किया था, तो मतलब कौन था, वास्को डी गामा ने किया था। और कोलंबस अमेरिका का जो राह का मतलब जो रास्ता होता है उसका खोज किया था। वो मत कहिएगा कि भारत का खोज किसने किया था, बहुत स्टूडेंट रहते हैं शुरू में मतलब बोलते रहते हैं ना भारत का खोज कौन किया था। देखिए भारत गुमनाम चीज नहीं ना था, वो समुद्री मार्ग का खोज किया था। कौन, वास्को डी गामा। ओके, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब पूरा डाउट क्लियर करेंगे। चलिए कब आया था, 1502 ईस्वी में।
भारत आया था। ओके, इतना समझ गए ना। चलिए, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका तो ऑप्शन आपको बी बता दिए, 22 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 23 देखिए, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। तो ये क्वेश्चन देखिए फिर भी आई क्वेश्चन है। ठगी का कौन था? स्लीमन। क्या स्लीमन नाम था? ओके, तो इनके बारे में देख लीजिए, स्लीमन के बारे में देखिए, स्लीमन के बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखिए, अधिकारी स्लीमन का संबंध ठगी से था। तो बोले सर स्लीमन, देखिए आप एमपी में आप कटनी जानते हैं ना, एमपी में कटनी, देखिए कटनी में उस वक्त क्या था, जो ठगों का जो प्रकोप था बहुत ज़्यादा था। ठगों का जो प्रकोप था बहुत ज़्यादा था। यदि कोई भी अंग्रेज व्यापार यहाँ व्यापार करने ही आया था, तो कोई भी अंग्रेज व्यापारी वहाँ से गुजरता था तो उसको गायब कर दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि कटनी में लोग जाने से डरता था। एमपी में है कटनी, ओके, सतना और जबलपुर के बीच में। तो लोग क्या करता था, लोग डरते रहता था, उस वहाँ पे व्यापार नहीं करता था। तो क्या होता है कि मतलब जो गवर्नर जनरल होते हैं वो स्लीमैन को जो क्या करते हैं, मतलब कार्यभार संभालते हैं कि आप ठगी का क्या कीजिए, मतलब रोकिए, ओके, मतलब क्या दमन कीजिए। तो उसके बाद क्या होता है, जो स्लीमन है ठगों का मुखिया कौन था? उसका नाम था बेहराम। ठीक है, बेहराम को क्या करता है, पकड़ लेता है। मतलब कुछ दिन में उसको बेहराम को पकड़ लेता है और उसको फांसी दे दिया जाता है। और उसके साथ साथ 1400 ठगों को भी फांसी दे दिया जाता है। देखिए, उसके साथ साथ 1400 से भी अधिक ठगों को फांसी दे दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब मतलब उसका प्रकोप हो जाता है, लोग जो ठग है वो डरने लगते हैं, वहां से बहुत सारे भाग जाते हैं। और क्या है कि ठगों का मतलब मतलब क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। ओके, मतलब दमन हो जाता है। इतना समझ गए। और इसीलिए आप जब ट्रैवलिंग कीजिएगा तो देखिए बीच में एक स्टेशन का नाम आपको, स्टेशन बोलिए, जगह का नाम सलीमाबाद। देखिए सलीमाबाद जानते होंगे। देखिए सलीमाबाद आपको कहाँ मिल जाएगा, कटनी और जबलपुर रेलवे स्टेशन के बीच में एक स्टेशन भी है, तो उसी के नाम पे पड़ा है। तो वहाँ का लोग उस समय उसको जो सलीमन का था वो अपना मित्र मानते थे। ओके, तो इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, भारत का पहला स्वतंत्र प्रभार गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ओके, जब हम आपको भारत के गवर्नर जनरल पढ़ाएंगे ना तो पूरा एकदम डिस्कस करेंगे। ओके, नहीं तो क्या है कि क्लास जो होगा, क्लास का ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। चलिए, राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो सती प्रथा का समाप्त कब हुआ? 1829 ईस्वी में। और जो भारत के गवर्नर जनरल था कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और किसके सहयोग से हुआ? तो राजा राम मोहन राय। चलिए फिर देखिए, इन्होंने कर्नल स्लीमैन की सहायता से लगभग 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का समाप्त किया। कब? 1830 ईस्वी में। ओके, और आपको बता दें, देखिए 1814 से 16 ईस्वी में नेपाल युद्ध हुआ था। तो उसमें भी स्लीमन जो है अपनी जो सेवा है वो वहां पे दे चुका था। याद रखें, 1814-16 ईस्वी में नेपाल युद्ध में। चलिए, तो इतना समझ के 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया। उसके बाद देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। कब? देखिए 1818 से 22 ईस्वी में। आपको जब हम मराठा साम्राज्य पढ़ाएंगे ना तो उसमें आपको संधि बताएंगे। टीपू सुल्तान वाला कर्नाटक की संधि भी बताएंगे, टीपू सुल्तान, ओके, और हैदर अली, और इधर मराठा वाला भी बताएंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं वो था आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान और हैदर अली। उसके बाद देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड, जो ऑप्शन में था, ऑकलैंड भी था ऑप्शन में। तो 1836 से 42 ईस्वी में क्या किया, जो उसका कार्यकाल था भारत के गवर्नर जनरल में, कलकत्ता से दिल्ली तक जो जीटी रोड है ना, उसका पे क्या किया था, उसका मरम्मत करवाया था। तो किसने करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो एक क्वेश्चन भी VVI है, याद रख लीजिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए। 24 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन छपेंगे, यही जो क्वेश्चन छपेंगे, याद रखिएगा ये बात। जब क्वेश्चन आएगा ना आपको याद पड़ेगा कि हम स्टडी विथ क्रेजी गुरु में ये पढ़ चुके हैं। चलिए, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो 24 का कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई या मद्रास बोलिए, ठीक है, मद्रास पुराना नाम था, जानते ना। भारत में 3 प्रेसिडेंसी था अंग्रेज के वक्त में, कलकत्ता, बम्बई और कौन? मद्रास।
कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तब मद्रास का ही नया नाम क्या है, चेन्नई नाम है। तो कृत्रिम बंदरगाह पूछा है, तो कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो चेन्नई या मद्रास है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए और देख लीजिए, जितना भी बंदरगाह है आपको बता देते हैं, ये सब नोट कर लीजिए, एक दो बार देखिएगा मतलब डाउट क्लियर हो जाएगा। कांडला, कांडला कहाँ पे है, गुजरात में है। कांडला गुजरात में है, प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई महाराष्ट्र में है, प्राकृतिक बंदरगाह है। नहावसोबो, नहावासोबा जो है महाराष्ट्र में है, कृत्रिम बंदरगाह है। मरमुगावो जो है बंदरगाह है, गोवा में है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कोचिन केरल में है, प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में है, प्राकृतिक बंदरगाह है। टूटिकोरिन तमिलनाडु में है, कहाँ है, मतलब प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई और एन्नौर तमिलनाडु में है और कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई और एन्नौर जो कि बंदरगाह है तमिलनाडु में है और कृत्रिम है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, प्राकृतिक है। पारादीप, पारादीप कहाँ है, ओडिशा में है, प्राकृतिक है। हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, प्राकृतिक है। पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार में, प्राकृतिक है। तो ये आप जो पॉइंट है ना उसको सही से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन एक यहीं से छपेंगे, याद रखिएगा। आप लोग एसएससी का भी पेपर देते हैं तो ये क्वेश्चन आप वहाँ भी जरूर देखते होंगे, इतना हम उम्मीद करते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा क्या करना है, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट अच्छा अच्छा कीजिए। तो ओके चलिए, तो 24 का आपको बता दिए, 24 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। 25 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित था। तो कौन सा प्रस्ताव था, तो कटौती। देखिए कटौती जो है ना वो संघीय क्या है, देखिए संघीय बजट से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 25 का है सी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। तो बता दी ना कटौती जो है संघीय बजट से संबंधित है। चलिए स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, देखिए ये बात आप जान लीजिए। स्थगन प्रस्ताव का यह उद्देश्य होता है कि वर्तमान में जो संसदीय प्रक्रिया जो चल रहा है उसको रोक के और जो अविलंबनीय जो कोई मुद्दा है जो लोक महत्व के लिए जरूरी है उस पर चर्चा की जाए। इतना समझ गए कि उसको क्या बोला जाता है, स्थगन प्रस्ताव बोला जाता है। चलिए निंदा प्रस्ताव क्या होता है, सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए लाया जाता है। ओके, निंदा प्रस्ताव जो है सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के लिए लाया जाता है। उसके बाद देखिए ध्यानकर्षण प्रस्ताव, किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। क्या लाया जाता है, तो ध्यानकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद देखिए लेखानुदान जो बजट है पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लाया जाता है। इतना समझ गए 25 का। चलिए 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एक बार देख लीजिएगा डाउट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 वीवीआई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। ये तो आप जानते हैं, जो भाग है जो पार्ट है, पार्ट कौन सा है, 4 है। ओके, और जो आर्टिकल कितना में से कितना है, आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 टू 51 मूल अधिकार है जो फंडामेंटल राइट्स है वो जो मतलब पार्ट 3 में आता है। और आर्टिकल कितना है 12 टू 35, मतलब आर्टिकल 12 से 35। ओके, एक क्वेश्चन का वीवीआई क्वेश्चन है, तो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, मतलब 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कहिएगा सर और कुछ बता दीजिए, देखिए लीजिए अभी देख लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए से क्या 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 लिया गया है, ये देख लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉरी देख लीजिए मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक मतलब अवलोकन, जो कि यूएसए से लिया गया है। तो इतना समझ गए। चलिए भारतीय संविधान में कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से आपको संघीय व्यवस्था लिया गया है। राष्ट्रपति के जो विचारार्थ राज्यपाल द्वारा जो विधेयक होता है उसको सुरक्षित रखा जाना है, तो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ओके, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में विधि का शासन, देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके, उसके बाद देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए आपात जो उपबंध है, आर्टिकल आप जानते हैं 352 और 356 और 360 है ना, राष्ट्रपति शासन, उसके बाद राष्ट्रपति शासन हो गया, आपातकाल हो गया और वित्तीय शासन हो गया, जानते हैं ना। तो वो जो है कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से, जर्मनी से लिया गया है। उतना जान गए 26 का। 26 का ऑप्शन जो है राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए हो गया। देखिए 27 का क्वेश्चन देखिए, युवावस्था में नदी निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनाती। तो कौन सी आकृति नहीं बनाती है बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एस्चुरी नहीं बनाती है। ओके देखिए कैनियन बनाती है, गॉर्ज बनाती है, गार्ज बनाती है, गार्ज बनाती है और जलप्रपात बनाती है, लेकिन एस्चुरी नहीं बनाती है युवावस्था में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए इसके बारे में। देखिए नदियों की तीन अवस्था होती है। क्या क्या होती है, युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है और वृद्धावस्था होती है। ओके युवावस्था में क्या करती है, देखिए युवावस्था में जो नदी है अपर्दन करती है। अपर्दन मतलब क्या जानते हैं, अपर्दन मतलब कटाव होता है ना, कटाव। कोसी नदी देखिए अपने मार्ग प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। ये क्वेश्चन अभी भी आई है। कोसी नदी को शोक बोला जाता है। कहाँ शोक बोला जाता है, बिहार में। ओके बिहार की शोकी से कौन नदी को बोला जाता है, तो कोसी नदी को बोला जाता है, याद रखिएगा। वो अपना रास्ता चेंज करते रहता है। तो युवावस्था में नदी क्या करती है, अपर्दन करती है। प्रौढ़ावस्था में नदी क्या करती है, परिवहन करती है। और वृद्धावस्था में नदी जो है निक्षेपण करती है। ओके इतना समझ गए। युवावस्था में अपर्दन करती है, प्रौढ़ावस्था में परिवहन करती है और वृद्धावस्था में नदी क्या करती है, निक्षेपण करती है। चलिए 27 का थोड़ा और देख लीजिए, है ना। उसके बाद देखिए युवावस्था में नदियों द्वारा बनाई गई आकृति को क्या कहा जाता है, गार्ज कहा जाता है। देखिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछेगा आपसे। देखिए युवावस्था में नदियों द्वारा बनाई गई आकृति क्या कहलाती है, गार्ज कहलाती है। उसके बाद जलप्रपात बोलिए या भी आकार की घाटी। देखिए इस तरह भी आकार की घाटी, कैनियन बोलिए या नदी वेदिका बोलिए युवावस्था में। और प्रौढ़ावस्था में क्या कहिएगा, नदी द्वारा जो आकृति बनती है क्या क्या बनती है, डेल्टा बनती है और एस्चुरी बनती है, एस्चुरी बनती है। तो प्रौढ़ावस्था समझ गए। उसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है एस्चुरी बनाती है। ओके इतना समझ गए ना। बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है वो डेल्टा बनाती है और अरब सागर में जो नदी गिरती है क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा। तो इतना समझ गए ना। 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन देख लीजिए। 28 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। देखिए जितना भी क्वेश्चन है वीवीआई है। रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है, तो क्या किसको कहा जाता है, WBC को। ओके देखिए किसको कहा जाता है, WBC। ओके श्वेत मतलब रुधिराणु मतलब WBC को बोला जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, है ना। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स जो कणिकाएं होता है रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का क्या करती है, भक्षण करती है। ओके चलिए इसे जो WBC है उसको शरीर का आर्मी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा शरीर का आर्मी किसे कहा जाता है, तो WBC को कहा जाता है। और देखिए RBC के बारे में देख लीजिए। RBC जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, तथा मृत्यु कहाँ होता है, लीवर मतलब यकृत में होता है, याद रख लीजिएगा। RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और जो उसका विनाश बोलिए, मृत्यु बोलिए, जो बोलिए, यकृत में होता है। ये VVI है, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। इसीलिए RBC का जो कब्रगाह किसे कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है। देखिए कितना VVI क्वेश्चन, एक टॉपिक को बता दिए, एक बार और बताते हैं आपको। देखिए RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और जो मृत्यु होती है मतलब नष्ट होती है कहाँ होती है, यकृत में होती है। इसीलिए यकृत को RBC का कब्रगाह कहा जाता है। ओके उसके बाद देखिए WBC को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स किसे कहा जाता है, WBC को कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है रक्त का थक्का बनना है। रक्त पट्टिका को विबाणु या थ्रोम्बोबाइट्स भी कहते हैं। ओके उसके बाद देखिए WBC की संख्या में यदि की वृद्धि से ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है। तो क्वेश्चन देखिए ल्यूकेमिया नामक रोग
किसकी मतलब वृद्धि से होता है, तो WBC की वृद्धि से होता है। और पॉलीसीथेमिया जो रोग होता है वो RBC की वृद्धि के कारण होता है। तो याद रखिएगा, ल्यूकीमिया रोग WBC के वृद्धि के कारण होता है, और जो पॉलीसीथेमिया रोग होता है RBC की वृद्धि के कारण होता है। चलिए, तो आपको बता दिए 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 29 का देखिए, हमारे शरीर में धमनियों का क्या काम है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी। तो क्या काम है, देखिए जो धमनी का काम है हृदय से रुधिर का मतलब ब्लड का क्या करेगा, वहन करना। ओके, धमनी का क्या काम है, हृदय से जो ब्लड का वहन करना, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा देख लीजिए इसके बारे में। हृदय से शरीर की ओर लेकर जाने वाली जो रक्त वाहिनियां को क्या कहा जाता है, धमनी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में आप जानते हैं ना, आर्टरी कहा जाता है। क्या, देखिए आर्टरी कहा जाता है, आर्टरी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो देखिए आर्टरी में क्या होता है, शुद्ध जो ब्लड होता है अर्थात ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो प्रेजेंस होता है रक्त में, मतलब युक्त रक्त होता है। ओके, इसका अपवाद है क्या है, पुलोमनरी धमनी, प्लिनोमरी धमनी। ओके, इसका क्या है, अपवाद है। चलिए धमनी की विशेषता देख लीजिए, धमनी की विशेषता क्या क्या है देख लीजिए, ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। क्या, जो ब्लड को क्या करता है, हृदय से अंगों की ओर ले जाता है। कौन, जो धमनी का काम, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी। देखिए दूसरा देख लीजिए, इनमें दबाव के साथ झटके से बहता है। ओके, उसके बाद देखिए इनकी दीवारें मोटी तथा पेशी होती है, इनकी गुहा जो होती है संकरी होती है। ये खाली होने पर चिपचिपी क्या होती है, चिपचिपी नहीं होती है, चिपकती नहीं है, ये खाली होने पर चिपकती नहीं है। ये लाल रंग की होती है। ओके, और जो आपको पता है ना, पिलियोनमरी जो आर्टरी है, धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। ओके, इतना समझ गए। चलिए 29 का आपको बता दें, 29 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 30 का क्वेश्चन देखिए, 30 का क्वेश्चन देखिए, 30 का क्वेश्चन पूछेगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। ओके, तो 30 का ऑप्शन का आप जानते हैं ना, 1942 ईस्वी में। तो क्या क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, नहीं। देखिए क्वेश्चन आप जितना भी पेपर दिए होंगे, यदि आप पेपर दिए होंगे तो आप तो जानते होंगे ना कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने में शुरुआत हुई थी, तो याद रखिएगा, देखिए अगस्त में शुरुआत है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है, कब हुआ था, तो 8 अगस्त को हुआ था। और किस वर्ष हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछ देगा कहाँ से हुआ था, तो महाराष्ट्र से हुआ था। ओके, मुंबई से हुआ था। तो क्या ये पूछ देगा मुंबई से, नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। आपको ऑप्शन में दे देगा वर्धा, आप नहीं जानिएगा वर्धा जिला तो कैसे आपको समझ आएगा। और वर्धा में आपको बताए थे ना, पिछला ऑप्शन, पिछला जो टेस्ट सीरीज था उसमें बताया था ना, विनोबा भावे जी के द्वारा एक आश्रम का क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। तो वो आप कमेंट में लिखिए, जो आश्रम का नाम बताए थे कमेंट में लिखिए, वो बहुत भी क्वेश्चन है। तो आप समझ गए, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वर्धा मुंबई से हुआ था। इतना समझ गए। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, तो आपको तो बता दिए। तो महात्मा गांधी जी का क्या कथन था, देखिए, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो गए भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। मतलब महात्मा गांधी जी बोले थे, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में क्या करेंगे, दिवंगत होंगे। ओके, उसके बाद देखिए, आपको देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन जो पार्टी था वो समर्थन नहीं किया था, ये क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए हिंदू महासभा, क्या, हिंदू महासभा, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनिसिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो देखिए जब हम मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे पूरा डाउट क्लियर कर देंगे, क्यों नहीं किया था, क्या क्या हुआ, सब डाउट क्लियर करेंगे। ओके, चलिए उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपको VVI बता देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के, जो हजारीबाग झारखंड जानते हैं ना, अभी हजारीबाग झारखंड में, कि सेंट्रल जेल से, देखिए सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो क्वेश्चन क्या इस तरह पूछा जाएगा, नहीं। देखिए आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा, दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हजारीबाग जेल से मतलब कौन सा जो क्रांतिकारी है भारत छोड़ो आंदोलन में फरार हुए थे, तो जयप्रकाश नारायण। और आपसे पूछेगा उस दिन कौन सा पर्व था, तो याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये बात आप याद रख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे
तो आपको क्या करना है, जरूर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, इतना ही हम बोलते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दीपावली के दिन एक क्वेश्चन आपको आएगा ही क्वेश्चन, तो किस दिन भागे थे, तो दीपावली के दिन भागे थे। ओके, और हजारीबाग जेल से भागे थे। उसके बाद देखिए, और जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल। कौन थे, चर्चिल। ओके, उसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी सभा समिति के वर्धा में आयोजित सभा में पारित किया गया था। कब, 14 जुलाई ओके 1942 ईस्वी को। कब पारित हुआ था, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को पारित हुआ, और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्टार्ट कर दिया गया था। ओके, पारित कब हुआ, तो पारित हुआ 14 जुलाई 1942 को। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, आप तो समझ गए। चलिए, और आपको एक और बता दें, देखिए पीडीएफ के लिए आप 7564, ठीक है, 86444459 है ना, 7564864459 पे क्या करना है आपको, 70 रुपया का पेमेंट कर दीजिए, और 4 पीडीएफ आप हिंदी मीडियम लीजिए या इंग्लिश मीडियम लीजिए। वो आप अपना एक पासवर्ड भी भेज दीजिएगा, जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो गया, चाहे कोई भी पासवर्ड हो, वो दे के स्क्रीनशॉट भेजिए और आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश जो मीडियम हो आप मेंशन कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। फिर अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं।